ठंड में गरीब सास बहू का गोबर का घर। गोपालगंज गांव में सरिता और बबीता नाम की बेहद गरीब सास बहू रहती थी। उसकी गाय गौरी उन्हें सुबह शाम दूध दिया करती थी, जिसे बेचकर बदले में जो पैसे आते थे उसी से उनके घर का चूल्हा जल पाता। नए दौर को देखते हुए गोपालगंज गांव के लोगों ने पक्के मकान बनवा लिए थे, मगर गरीब सास बहू अपने पुराने कच्चे घर में ही जीवन काट रही थी। दिसंबर का महीना दस्तक दे चुका था। चारों ओर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। अरे बबीता बहू, देख फाटक फिर से खुल गया। ठंडी हवाएं घर में घुस रही है। दरवाजा बंद कर। क्या करूं माँ जी, हवाओं का रुख इतना तेज है कि दरवाजा खुद ब खुद खुल जा रहा है। अरे बहू, गलती तेरी नहीं बल्कि गरीबी की है। ये घर भी पुराना हो चला है, इसीलिए जगह जगह से दरार उभर गई है। माँ जी, मैं दरवाजा भीतर से बंद करके ओट के पास ईंट लगा देती हूँ, इससे ठंडी हवाएं अंदर नहीं आएगी। दरवाजे की दशा पूरी तरह से चरमरा चुकी थी, मगर जिनके पास मन मुताबिक खाने पर खर्च करने को भी पैसे नहीं जुड़ते थे, वो नए दरवाजे का दाम कहाँ से बटोरते। जैसे तैसे बहू ने जुगाड़ करके दरवाजा बंद किया और खा पीकर सो गए। तभी आधी रात को पूरे गांव को तेज तूफान ने घेर लिया और घर के बाहर बंधी उनकी गाय गौरी ने रेंकना शुरू कर दिया। अरे ये तो गौरी की आवाज है। जाग बहू, जल्दी से जाग, घर की मिट्टी धीरे धीरे ढह रही है। दोनों सास बहू अपनी जान बचाते हुए बाहर की ओर भाग निकले। हे भगवान, ये तूफान तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर ये घर ढह गया तो हम बेसहारा गरीब सास बहू कहाँ जाएंगे। उस घनघोर घड़ी बबीता के मुंह पर मानो सरस्वती सवार थी। तूफान ने बड़ी कर्कश के साथ सर्दी के उस रात आखिरकार उनके घर को ढा दिया। रे भगवान, ये छत ही तो हम गरीब सास बहू का सहारा थी, तूने उसे भी छीन लिया। अब ये जुल्मी जाड़ा कैसे काटेंगी हम गरीब। ऐसा कहते हुए बूढ़ी सरिता का दुख उसकी आंखों में उमड़ पड़ता है। दोनों सास बहू सारी रात ठंड में ठिठुरती हैं और सुबह घर आती है। तभी बबीता के घर के ढेर में पड़े सामान को जोड़ बटोर कर अपनी गाय गौरी के पास रखने लगती है। माँ जी, ये देखिए, मैंने खोजबीन करके जरूरत का कुछ सामान जोड़ लिया है, लेकिन चिंता बस ये है कि कल की रात तो जैसे तैसे बीत गई, मगर इस जानलेवा जाड़े के मौसम में हम हर दिन सर्दी की मार नहीं झेल पाएंगी। हमें रहने के लिए कोई न कोई बंदोबस्त करना ही होगा। बहू, हमारा घर ही तो ढह गया है, मगर जमीन तो है। मैं चमन लाल से कुछ पैसे ले लेती हूँ, कम से कम घर तो पक्का बन जाएगा। इसी सोच को लिए सरिता देवी सेठ चमन लाल की हवेली पर आती है। चमन लाल जी, मुझे कुछ पैसे कर्ज दे दीजिए। कल रात मेरा घर ढह गया, हम सास बहू बेघर हो गए हैं। कृपा करके मदद का हाथ बढ़ाइए। चमन लाल कोई सौदा मुफ्त में नहीं करता। सरिता मौसी, पहले कुछ गिरवी रखो तभी मिलेगा रोकड़ा। मगर मुझ गरीब के पास गिरवी रखने को बचा ही क्या है चमन लाल जी। देखो सरिता मौसी, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करता, सीधे मुद्दे पर आता हूँ। आपकी जो बला की खूबसूरत बहू है ना, उसे मेरे पास बंधक रख दो और बना लो घर। नीच कमीने, तुझ जैसे वैशी दरिंदे को तो मिट्टी में दफन हो जाना चाहिए। सरिता गरीब है, सौदागर नहीं। सरिता उसके सम्मान का चुनाव करके वहाँ से चल पड़ती है, क्योंकि गरीब के लिए उसकी बहू बेटियों की इज्जत ही जीवन भर की जमा पूंजी होती है। मगर सामने खड़ी विपत्ति को झुठलाया तो नहीं जा सकता। माँ जी, आ गई आप? कुछ बात बनी क्या? बहू के पूछने पर बूढ़ी सरिता उसे सारा वाक्य बता देती है, जिसे सुनकर बबीता को बड़ा धक्का लगता है। माँ जी, ये तो सदियों से चला आया है। जब गरीब औरतों को बेसहारा पाकर चमनलाल जैसे लोभियों ने लूटना चाहा है। गनीमत है कि गौरी का दूध खरीदने वाले ग्राहकों ने पैसे दे दिए, मगर बहू, इतने कम पैसों में पक्के मकान की नींव रखना नामुमकिन है। माँ जी, हमारा घर जरूर बनेगा, वो भी बिना पैसे के। जब मैं बहुत छोटी थी तब मैंने अपने दादाजी के जमाने में देखा था। उस वक्त लोग फूस और मिट्टी और गोबर से बने घरों में रहते थे। तो बस अब हम भी सास बहू फूस मिट्टी और गोबर से घर बनाएंगी। दोनों सास बहू ने मिनट भर के सलाह मशवरे के बाद फुर्ती का फेंटा बांधकर फूस और मिट्टी को बटोरने लगी। कुछ देर बाद, माँ जी, सबसे पहले हमें 4 खम्भों की नींव खड़ी करनी होगी ताकि घर मजबूत बने।
ठीक है बहू। गरीब सास बहू एक दूसरे का हाथ बटाती हुई गड्ढा खोदकर खंबे खड़े करती है और गहरी सांस भरते हुए बोलती है, हाँ, नींव तो खड़ी हो गई। अब इसके आगे हमें बस तिनकों से घर का घिरौंदा तैयार करना है। भूख की आग गरीब सास बहू के बुझे हुए चेहरों पर उजागर हो रही थी। बावजूद इसके वो अपनी भूख प्यास को भुलाकर घर बना रही थी। आखिरकार सास बहू ने फूस के घर की दीवार बना डाली। देख बहू, अंधेरा घिर गया है। अब गोबर से लिपाई पिटाई कल करेंगे। तब तक गौरी भी रात भर में काफी सारा गोबर कर देगी, जिनसे बटोरे हुए गोबर से गाढ़ा घोल बन जाएगा। ठीक है माँ जी, आज रात इस फूस के घर में सोते हैं। कम से कम कल की तरह आज की रात ठंड और कपकपाहट में तो नहीं काटनी पड़ेगी। फिर दोनों सास बहू फूस के घर में चटाई डालकर सोने की कोशिश करती है, मगर जमीन तो जैसे बर्फ की जकड़न में थी। उनका सारा शरीर ठंडा पड़ चुका था। सवेरे जब सास बहू घर से बाहर आई तो चारों ओर कोहरे की चादर छिटकी हुई थी। माँ जी, ये देखिए, गौरी ने कितना सारा गोबर दिया है। मैं जल्दी से गोबर मिट्टी का गाढ़ा घोल बनाती हूँ। बहू ने जल्दी से सभी गोबर को एक बड़ी बाल्टी में घोलना शुरू किया, जिसके बाद गरीब सास बहू ने घर के बाहरी आवरण को पूरी तरह गोबर के गाढ़े मोटे परत से पोत दिया और साथ ही अपनी गाय गौरी का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया गौरी, आज तुम्हारे गोबर ने हम गरीब सास बहू के फूस के कच्चे घर को बसेरे में बदल दिया। अब तुम भी हमारे साथ भीतर रहोगी। देखते ही देखते पूरे गोपालगंज गांव में गरीब सास बहू के गोबर घर की चर्चा चलने लगी और गांव में रहने वाले ग्वालों का तबका उनके पास आ पहुंचा। अरे जिजोधन काका, गोमती चाची, आज आप सभी ग्वाले हम गरीब सास बहू के पास। हाँ बहू, तुम्हारा गोबर घर पूरे गांव भर में छा गया है। हम ग्वाले तो पुरखों से गौ पालन करते हैं, मगर गोबर के उपले बनाने के सिवा ये सोच ही नहीं पाए कि उसी गोबर से घर भी बन जाएगा। इसलिए हम ग्वाले चाहते हैं कि तुम हम सभी के गाय के रहने के लिए उनके गोबर का घर बनाओ। हाँ, इनके लिए हम गोबर मिट्टी सब मुहैया करेंगे। तुम्हें बस अपने हाथों के छाव छोड़ने हैं। एक गोबर घर बनाने के बदले हम तुम्हें 10,000 रुपए देंगे। ये सुनकर सास बहू अपनी रजामंदी जाहिर करती है और अगले ही दिन से गोबर घर बनाने में जुट जाती है। इस बीच कई दिन गुजर जाते हैं। ये देखिए माँ जी, आज गायों के बसेरे के लिए गोबर घर बनाकर हमने कितने सारे पैसे कमाए। हाँ बहू, सोचा नहीं था कि हमारे बनाए गोबर घर से हम सास बहू के सर पर बरसों से घिरा गरीबी का ग्रहण इस कदर हट जाएगा। दोनों सास बहू अपने गोबर घर की बातें ही कर रही थी कि सूट बूट पहनकर सामने से चला आ रहा शख्स उनसे कहता है, जी नमस्ते, आप दोनों ही सरिता और बबीता है ना, जिन्होंने गोबर से घर बनाया है? हाँ, मगर आप कौन है बाबू साहब? मेरा नाम दयाराम साहनी है, मैं सरकार का मुलाजिम हूँ। आपने जो गोबर घर बनाया है, इससे सरकार बेहद प्रभावित हुई है, क्योंकि लोग इसे देखकर खुद को पुराने दौर के घर और संस्कृति से जोड़ रहे हैं। इसलिए सरकार ने आप सास बहू को भेंट स्वरूप पूरे 5 लाख रुपए दिए हैं। इतनी बड़ी रकम देखकर सास बहू खुशी से झूम उठती है। बेशक उनके घर की गरीबी आज खत्म हो चुकी है, मगर आज भी वो अपने गोबर घर में हंसी खुशी जीवन बिता रही हैं, क्योंकि जो बदलाव गरीब के जीवन को बदल कर रख दे, वो उसके दिल में हमेशा खास और पास रहता है। रिद्धिमा अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही होती है। अरे क्या बताऊं, मेरे सर पर तो मेरी काली ननद का बोझ भी पड़ा है। कितने रिश्ते आ गए, लेकिन कोई भी रिश्ता नहीं लग पाता। पता नहीं कब इसका बोझ हमारे सर से उतरेगा। फोन की दूसरी तरफ से रिद्धिमा की सहेली अंकिता कहती है, अरे काली लड़कियों के रिश्ते ऐसे ही नहीं होते। काली लड़कियों के रिश्ते करने के लिए बहुत सारा दहेज देना पड़ता है। हाँ, लेकिन इतना दहेज आएगा कहाँ से? मेरे पति उतना कमा भी नहीं पाते जितना तो लोगों की दहेज में मांग है। रिद्धिमा फोन पर बात ही कर रही थी कि तभी उसका पति राजन उसके पास आता है और उससे कहता है, अरे रिद्धिमा, तुम क्या कर रही हो? जल्दी से नाश्ते की तैयारी करो, हमारी रुचिका को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। राजन की बात सुनकर रिद्धिमा रसोई में जाकर नाश्ता पानी बनाने लगती है। कुछ ही देर में कौशल्या अपने बेटे राजीव और अपने पति सुरेंद्र के साथ राजन के घर पर आ जाती है। राजन उन सभी से बातें कर रहा होता है। देखिए, मेरी बहन पढ़ी लिखी, समझदार, सुलझी हुई है और संस्कारी भी है। ऐसी लड़की आपको कहीं नहीं मिलेगी। अरे ये सब तो आपकी बातचीत करने के तरीके से ही पता चल रहा है कि आपकी बहन कितनी समझदार और सुशील होगी।
लेकिन आपकी बहन है कहाँ? उसे तो जरा बुलाओ, जरा हम भी तो देखें अपनी होने वाली बहू को। तभी राजन रिद्धिमा से कहता है, अरे रिद्धिमा जाओ जरा रुचिका को लेकर आओ। रिद्धिमा रुचिका के कमरे में जाती है, लेकिन रुचिका ऐसे ही बैठी होती है, जिसे देखकर रिद्धिमा उससे कहती है, अरे रुचिका, तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हो, तैयार क्यों नहीं हुई? जल्दी से तैयार हो जाओ, नीचे मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और सुनो, थोड़ा मेकअप अच्छे से कर लेना, अगर तुम्हारा ये कालापन ऐसे ही दिखता रहा तो ये रिश्ता भी हाथ से निकल जाएगा। भाभी, मैं जैसी हूँ लोगों को मुझे वैसे ही पसंद कर लेना चाहिए ना, कि मेकअप करके। मेरा तुम्हें समझाने का फर्ज था, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे भैया तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद रुचिका तैयार होकर सबके सामने आती है। जैसे ही राजीव रुचिका को देखता है, वह अपनी माँ के कान में खुसफुसाने लगता है। अरे माँ, क्या इतनी काली लड़की से मैं शादी कैसे करूंगा? मैं इतनी काली लड़की से शादी नहीं कर सकता। अरे आने वाले टाइम पर मेरे बच्चे भी काले होंगे। राजीव की ये बात सुनने के बाद कौशल्या राजन से कहती है, अरे ये क्या, अपनी बहन की इतनी तारीफ के पुल बांधने के बाद ये तो बताना भूल ही गए कि तुम्हारी बहन कितनी काली है। हर इतनी काली लड़की से मैं अपने बेटे की शादी कभी नहीं करूंगी। देखिए, गोरा और काला कुछ भी नहीं होता, ये सब तो ऊपर वाले की देन है। भगवान ने दो ही तो रंग बनाए हैं, इसमें हमारा क्या कसूर है? अरे मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे के बच्चे काले हों, इसलिए ये रिश्ता मैं नहीं कर सकती। चलिए जी, यहाँ से चलते हैं। कौशल्या सुरेंद्र अपने बेटे राजीव के साथ वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद राजन रोने लगता है और अपने आप से कहता है, आखिर क्यों कोई मेरी बहन से शादी नहीं करना चाहता? आखिर कब तक मेरी बहन मेरे घर पर ही रहेगी और कब मैं उसकी शादी करवाऊंगा? भैया, आप चिंता मत कीजिए, जो मेरे नसीब में होगा वो जरूर होगा, और फिर एक ना एक दिन तो हर किसी की शादी होनी ही है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है, जिसके बाद रुचिका का रिश्ता कहीं भी नहीं लग पाता। अब तो रिद्धिमा भी बेचारी रुचिका को दिन रात ताने सुनाने लगती है। पता नहीं कब इस काली कलोटी का हमारे ऊपर बोझ रखा रहेगा, आखिर कब तक इससे छुटकारा मिलेगा। रिद्धिमा कभी भी रुचिका को सीधे मुंह कुछ नहीं कहती थी। जो भी होता था वह बातों ही बातों में बोल दिया करती थी। रुचिका भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। एक दिन फिर से राजन बहुत खुशी से अपनी बहन के पास आता है और कहता है, अरे बहना, ये ले मिठाई खा और अपना मुंह मीठा कर। आखिरकार तेरा रिश्ता पक्का हो ही गया। लेकिन ऐसे कैसे हो गया? घर पर तो मुझे कोई भी देखने ही नहीं आया। अरे मेरी बहन, उन लोगों को तेरे रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो सिर्फ संस्कारी लड़की चाहिए जो उनका घर संभाल सके। अच्छा, ऐसी बात है भैया? चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम कुछ लोग तो इस दुनिया में अच्छे हैं। रुचिका अपनी शादी को लेकर बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ राजन बहुत ज्यादा चिंतित होता है और रात के समय सोते हुए अपने मन में सोचता है, हे प्रभु, मैंने रिश्ता तो तय कर दिया, लेकिन इतना सारा दहेज मैं कहां से लेकर आऊंगा? उन लोगों ने मुझसे दहेज में पूरे 5 लाख रुपए मांगे हैं। 5 तोला सोना, 4 पहिए की गाड़ी और तो दहेज का पूरा सामान। इतना सब कुछ मैं कैसे करूंगा, कहां से लाऊंगा? राजन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, जिसके बाद वह पूरी रात यहाँ से वहाँ करवटें बदलता रहता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, वह अपने घर के कागजात सारे इकट्ठे करके एक आदमी के पास ले जाता है और उसे घर के कागज देते हुए कहता है, देखो, मुझे 10 लाख रुपए की बहुत जरूरत है। मैं अपने घर के कागज गिरवी रखने आया हूँ। जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मैं अपने घर के कागज वापस उठा लूंगा। हाँ हाँ भाई साहब, क्यों नहीं। अब आपका घर भी तो इतना महंगा है। 10 लाख रुपए तो बहुत छोटी सी रकम है। ये लीजिए, पैसे ले जाइए और अपनी बहन की शादी धूमधाम से कीजिएगा। राजन काली चरण से 10 लाख रुपए ले लेता है, जिसके बाद वह अपनी बहन की शादी की तैयारियां शुरू कर देता है। ये सब तैयारियां देखकर रिद्धिमा राजन से पूछती है, अजी, आपके पास तो इतने पैसे ही नहीं थे, फिर इतनी तैयारी आप कहाँ से कर रहे हो? आपके पास पैसे कहाँ से आए? राजन रिद्धिमा को कुछ नहीं बताता, जिसके बाद वह बातों को घुमा देता है। अरे मैंने पैसे जोड़ रखे थे मेरी बहन की शादी के लिए। ये बात तुम्हें मैंने कभी बताई ही नहीं थी, इसलिए अब ये सब छोड़ो, जाओ मेरी बहन की शादी की तैयारियां अच्छे से करो। राजन और रिद्धिमा
शादी की तैयारी में लग जाते हैं, जिसके बाद वह दिन भी आ जाता है जिस दिन रुचिका की शादी मयंक नाम के लड़के से होने वाली होती है। शादी से पहले राजन मयंक के पिता गजोधर को एक कमरे में बुलाता है और उन्हें 5 लाख रुपए देते हुए कहता है, ये लीजिए दहेज का 5 लाख रुपया कैश, 5 तोला सोना, 4 पहिया की गाड़ी और दहेज का सारा सामान। ये रहा, जैसा कि आपने कहा था मैंने उतना ही दहेज और उतने ही पैसे आपको दिए हैं। आप देख लीजिए, कुछ ऊंच नीच हुई तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बस आज के बाद मेरी बहन को अपने घर में खुशी से रखना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, विदेश से पढ़कर आया है, अब इतना दहेज तो लेना मेरा हक है। और ऊपर से तुम्हारी बहन काली भी है, उसका कहीं रिश्ता भी तो नहीं हो रहा। तुम चिंता मत करो, मेरे घर में तुम्हारी बहन बिल्कुल खुश रहेगी। गजोधर का बेटा मयंक ये सब दरवाजे पर खड़ा होकर देख लेता है, जिसके बाद मयंक कमरे के अंदर आता है और कहता है, ये क्या पिताजी, आपने मेरी शादी का सौदा किया है? अरे मैं बाहर से पढ़कर आया हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि आप लड़की वालों से इतना दहेज लोगे? आप ये सारा पैसा अभी के अभी राजन जी को वापस लौटाओ, नहीं तो ये शादी मैं नहीं करूंगा। मयंक के कहने पर गजोधर राजन को वापस पैसे दे देता है, जिसके बाद मयंक राजन से कहता है, देखिए आपने पहले ही बहुत कुछ किया है अपनी बहन के लिए। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपकी बहन को हमेशा खुश रखूंगा और उसके कालेपन की वजह से उसे कभी कोई परेशानी नहीं होगी। राजन ये सुनकर बहुत खुश होता है, जिसके बाद वह मयंक को गले से लगा लेता है और अपनी बहन रुचिका की शादी मयंक से करवा देता है। अब रुचिका शादी करके मयंक के साथ उसके घर चली जाती है। मयंक शादी के बाद रुचिका के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। वल्लभगढ़ गांव में आज शादी का खुशनुमा माहौल छाया हुआ था। आखिरकार लीलावती आज अपने 5 बेटों की शादी जो कर रही थी, जिसे देखकर लीला की सालों पुरानी सहेली रज्जो कहती है, क्या बात है लीला, आज तो तेरा चेहरा चकमक के जैसे चमक धमक रहा है। अरे ये भी कोई कहने पूछने की बात है। आखिरकार आज मैं इकट्ठे 5 बहुओं की सास बनने जा रही हूँ। अभी तो मेरा चेहरा चमक रहा है, मगर कल से मेरे घर का फर्श भी शीशे के जैसे चमक उठेगा जब मेरी 5 बहुओं के हाथ पांव इस घर में पड़ेंगे। दरअसल 5 बहुओं की आड़ में लीला देवी के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वैसे तो वो खोजने निकली थी बाई, मगर फिर उनके नजर अपने बेटों के चेहरों पर घिर गई। फिर क्या था, चटमंगनी पट ब्याह का पैतरा आजमा के लीलावती बन गई 5 बहू रश्मि, रजनी, पूर्वी, परिणीति और सीता की इकलौती सास। आओ आओ मेरी 5 परिंदों, इस नए बसेरे में तुम्हारा स्वागत है। शादी ब्याह के भाग दौड़ में थक गई होगी, जाओ जाकर आराम फरमाओ, क्योंकि कल से तो ये आराम हराम हो जाएगा। इसी के साथ लीलावती की बहू कमरे में सोने चली जाती हैं। अगली सुबह लीला घर में टंगी घड़ी की ओर निहारती हुई अपनी बहुओं के कमरे में ताका झाकी करते हुए कहती है, शादी के पहली सुबह ही इनका ये हाल है। सबेर के 7 बजे तक भी इनके सुगबुगाने की आहट नहीं। काफी देर बाद 5 बहू अपने कमरे से बाहर आकर सोफे पर बैठ जाती है, जिसे देखकर सास के ताने शुरू हो जाते हैं। अरे कम वक्त, तो ये कोई बखत है नई नवेली बहू के जागने का? इतनी देर सवेर से जागकर सोफे पर पसर गई, 5 हाथ पांव हिलाने डुलाने का मन नहीं है क्या? मगर सासू माँ, अभी तो हमारे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी। माँ ने कहा था बगैर हाथों की मेहंदी छूटे बहू काम नहीं करती। तेरी माँ की सीख गई तेल लेने। जल्दी से 5 उठो और काम पर लग जाओ। शादी के कारण सारा घर बिखरा हुआ है, बाथरूम बारात भर के कपड़ों से भरा है। 2 लुगाई लेते धो और 2 सफाई में लगो। और तू सीता बहू कुछ मीठा बनाकर चूल्हा पूजन कर दे। फिर क्या था, 5 बहू एक ही सुरताल के साथ कामों में लग जाती हैं। माँ जी, सारा काम सफाचट हो गया। शाबाश, ये हुई ना बात, सर्वगुण संपन्न बहुओं वाली बात। अरे सीता बहू, तेरा तामझाम अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? खीर बना रही है कि बीरबल की खिचड़ी? जरा जल्दी कर। सीता बड़े से बाउल को अपनी सास के सामने परोस देती है। तभी लीलावती बड़ी बड़ी आंखें किए कहती है, अरे बहू, ये खीर को हल्दी कब से लगने लगी? माँ जी, ये खीर नहीं बल्कि मैगी है। इसके सिवा मुझे और कुछ पकाना आता कहाँ है? बेचारी सास की आस पर पानी फिर जाता है।
जिस मारे वह माथा पकड़कर जमीन को निहारती है, तभी उसे सोफे के नीचे कूड़े का ढेर नजर आता है। अरे रश्मि और रजनी बहू, ये किस उल जलूल तरीके से सफाई की है तुम पुअरों ने। घर के कोने कोने में कचरा नजर आ रहा है। अरे नजर झुकाकर निगाह तो दौड़ा लेती। माँ जी माफ करना, मगर हमें ताका झाकी करने की आदत नहीं। हाय री मोरी मैया, मैंने तो सोचा था कि 5 बहू आ जाने से मेरा घर स्वर्ग के जैसे निखर संवर जाएगा। क्या पता था कि 5 पनौती निकलेंगी। किसी को सफाई नहीं आती तो किसी को खाना पकाना नहीं। अब मुझे खुद ही इन खच्चरों को खाना पकाना और घर संभालना सिखाना होगा। लीलावती अपनी 5 बहुओं को ससुराल का काम काज सिखाने लगती है। इस बीच 1 सप्ताह का समय बीत जाता है। तो मेरी 5 बहुओं, तुम तैयार हो ना? आज तुम 5 का ट्रायल है। जो सफाई के साथ अपना काम करेगा उसे सर्वगुण संपन्न बहू का ताज मिलेगा। जी माँ जी। फिर 5 बहू काम में लग जाती है। कोई बहू लोट पोट होकर सफाई करती, तो कोई बर्तन मांजती, तो कोई खाना पकाती, और लीला हॉल में लगे घड़ी पर निर्धारित समय पूरा होते ही पहुंच जाती है सभी के कामों का दौरा करने। सबसे पहले रसोई घर का रुख करती हूँ। हाय रे मेरे फूटे करम। अरे ओ करम जली, ये खाना है या कोयला? जली हुई रोटी, अधपके चावल और सब्जी में तो मसालों की भरमार है। क्यों री रश्मि बहू, ये किस हिसाब किताब से बर्तन मांजे हैं तूने? मेरे सारे महंगे कप तोड़ फोड़ डाले। माँ जी, इट्स नॉट माई मिस्टेक। कप मेरे हाथों से खुश नहीं थे, इसलिए कपों ने मेरे हाथों से कूदकर आत्महत्या कर ली। हाँ माँ जी, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। करछी चम्मच मेरे संभाल में नहीं आ रही थी, दाल पर नजर दौड़ा रही थी तो रोटी कोयला बनी जा रही थी। इतने पर लीला गुस्से से गरजती हुई जैसे रसोई घर से निकलती है, फर्श पर लगे पोछे के कारण फिसलकर औंधे मुंह गिर पड़ती है। हाय रे मेरी कमर। ओह माँ जी, बढ़ा दी ना मुझ बहू की मेहनत। अब फिर पोछा लगाना पड़ेगा मुझे। धत, अरे नास पीटी ऐसे लगाते हैं पोछा, पूरे घर में पानी पानी कर रखा है। अभी मेरे कदुआ फूट पड़ता तो क्या होता? अरे तेरे सास की समाधि यहीं बन जाती। तुम 5 के पीछे सर खपाना खुरहा खच्चर से खेत चराने बराबर है। मेरे लाख मेहनत के बाद एक भी काम नहीं कर पा रही। तुम बहुएं बस बिगाड़ना जानती हो। सास का गुस्सा देखकर 5 बहू के सब्र का बांध टूट जाता है। बस सासू माँ, हम बहू हैं इस घर की, बाई नहीं। अरे ये तो गनीमत समझिए जो हम 5 बहू का फर्ज निभाने की कोशिश कर रही हैं, वरना हम अपने घरों में हम 5 बहनें खुद का हाथ पांव चलाकर पानी भी नहीं पीती थी। क्यों, वहाँ क्या कौन पीकर काम चला लेती थी? माँ जी, आप ना जब मुंह खोलेंगी उल्टा ही बोलेंगी। हमें काम करने की जरूरत इसलिए नहीं होती थी क्योंकि हमारे घर में आधे दर्जन नौकर की फौज थी। हमारी मानिए तो आप भी बाई ले आइए, क्योंकि ये चूल्हा चौका हमारे बस की बात नहीं। नौकर की मांग करके 5 बहू अपने कमरे में चली जाती हैं। तभी रज्जू लीलावती से मिलने आती है। क्या बात है लीला बहन, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? पर 5 बहुओं के रहते ये घर बार बंगार की दुकान में क्यों बदला है? यही तो सारा रोना है रज्जो। मेरी 5 बहुएं पनौती हैं, पनौती कहती है हमसे नहीं होगा काम, नौकर की डिमांड कर रही हैं। ये शहर की मॉडर्न बहू तेरी ही तमन्ना थी, इसलिए बाई की फरमाइश कर रही हैं। हाँ रज्जो, अब पल्ले पड़ रहा है। मॉडर्न बहू की बजाय बोर्डम बहू लाई होती तो नौकर की मांग नहीं करती। कोई नतीजा ना निकलने पर लीला बिजली नाम की एक नौकर को घर बुलाती है। माँ जी, ये कौन है? मेम साहब, मैं मेरा इंट्रो देती हूँ। मैं हूँ बिजली, आप सास बहू की नौकरानी बोले तो बाई। ये सुनकर 5 बहू के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं और 5 अपनी फरमाइश देती हैं। बिजली, जरा जल्दी से मेरे लिए पास्ता बना दो, और मेरे लिए कॉफी, और मेरे लिए गर्मा गर्म चाय। बरोबर, अभी बना कर लाती हूँ। ठहर जा बिजली, तुझे पगार मैं दूंगी, इसलिए पहले जाके मेरा नाश्ता बना। बिल्कुल नहीं बिजली, पहले तुम हमारा ऑर्डर पूरा करोगी। बिल्कुल नहीं बिजली, पहले बनेगा नाश्ता फिर पास्ता। खाने के खातिर सास बहू के बीच की बहसबाजी झुंझलाहट के साथ झगड़े का मोड़ ले लेती है। ये देखकर बिजली सास और 5 बहू पर पिनकती हुई कहती है, आइला कितना लपड़ेबाजी है तुम सास बहू के बीच।
देखो मेम साहब, मैं बाई है, हलवाई नहीं। पहले ही 5,000 की पगार में झाड़ू कटका कर रही है मैं। एक बार में एक ही डिश पकाएगी, खाने का है तो बोलो, नहीं तो बिजली चली, क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। ये सुनकर सास बहू के चेहरे फीके पड़ जाते हैं और बिजली के गुल होने की बात से सभी कुसुर पुसुर करने लगती हैं। सोच क्या रही हो, इतने कम बजट में बाई मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ रश्मि सच कह रही है, मुश्किल से तो माँ जी ने नौकर रखा है। अगर बिजली चली गई तो ससुराल का तामझाम हमारे सिर आ गिरेगा। 2 मिनट बाद, हमें मंजूर है बिजली, तुम जो बनाओगी हम खुशी से खा लेंगे, बस तुम हम बहुओं के जीवन में अंधेरा करके गुल मत होना बिजली। ठीक है, अब काली पीली बटरिंग बातें नको करो मेम साहब। इस तरह बिजली के बाई बनकर आ जाने से काम को लेकर हुई सास और उसकी 5 बहू की परेशानी खत्म हो जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।